जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेंस अ डे जो हमारा प्रोग्राम है उसके द्वारा आपको ये सिखा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने कैसे लिखना होता है, राइट। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, खासकर ये मेंस राइटिंग के लिए, जो बहुत जल्द डिस्क्लोज किया जाएगा। तो आप पेशेंस रखिए और हमारे चैनल पे लॉग इन करिए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं मेंस राइटिंग। तो देखिए, जो शुरू करने से पहले आप ये स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर पोर्टल है ATUTO का। तो वहाँ पर आपको मेंस क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप अटेम्प्ट करिए मेंस क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी आंसर राइटिंग है वो हमें दे सकते हैं और जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं वो आपको सॉल्यूशन देगी। जहाँ पर भी आपकी कमी है उसको सुधारा जाएगा, ये हमारा वादा है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे जो कल का मेरा लेक्चर था उसमें एंड में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था डिस्कस द डिफरेंस इन प्रिंसिपल बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। यानी जो आपका प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था क्योंकि अब वो अस्तित्व में नहीं है, और दूसरा है आपका नीति आयोग जो वर्तमान में कार्य कर रहा है, राइट। तो वी मस्ट नो द डिफरेंस, हमें डिफरेंस बताना। देखिए, मेंस राइटिंग में ये ध्यान देना होता है कि पूछा क्या गया है, डिफरेंस पूछा गया है। कीवर्ड मैंने पकड़ लिया है, डिफरेंस बताना है। अब देखिए, कभी ऐसा होता है कि कोई जो दो वस्तुएं हैं, जैसे अभी मैं इसको वस्तुएं रखता हूं, हो सकता है उसमें समानता भी हो, सिमिलैरिटी भी हो, पर हमने कम शब्दों में ज्यादा बताना होता है। तो समानता को नहीं लेना है, असमानताएं यानी कि सिमिलैरिटीज को नहीं लेना है। वी हैव टू कंसीडर दी डिफरेंसेस, राइट। तो हमें ये देखना है। अब जो भी मैं आपको नोट्स देता हूं, अभी आप देखिएगा, देखिए यहां पर आपका प्रैक्टिस होता है, राइट। यहां पर आपका प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस में मैं कोशिश करता हूं कि जो इंट्रो का पार्ट है, अब जैसे आज का आप टॉपिक देखेंगे तो इंट्रो में आपका प्लानिंग कमीशन है, PC मींस प्लानिंग कमीशन, और दूसरा है आपका नीति आयोग, राइट। N मींस नीति आयोग। तो यहां पर मैं आपको सारे पॉइंट बता देता हूं। जैसे मैंने इसमें प्लानिंग कमीशन में आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पॉइंट दे दिए, ठीक है। पर एग्जाम में आपने 4 सारे पॉइंट नहीं लेने हैं, वो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। वो आपकी नॉलेज के लिए आपको दे रहा हूं, जिससे कि इंट्रो में आप इनमें से सबसे बेस्ट पॉइंट को कंसीडर कर पाए। इंट्रो को शॉर्ट रखना है, ओके। पर यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएं, राइट। सारे के सारे फैक्ट्स आप तक पहुंच जाए, राइट। और मैंने जैसा बोला है कि कुछ सरप्राइज है आपके लिए, वो बहुत जल्द TO और ATO की जो मेंस राइटिंग है उसके लिए आपको मिलने वाला है, राइट। तो आप ये बात समझ पाए होंगे। जैसे आप कहेंगे कि सर आप इंट्रो कहते हैं छोटा लिखिए, पर आप पढ़ा बहुत देते हैं। मेरा कंसर्न है कि आप तक सारा डेटा आ जाए, राइट, सारे फैक्ट्स आ जाए, ओके, इसीलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, हमने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में डिस्कस करना है, तो पहले इनका इंट्रो समझ लेते हैं, ये है क्या। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में आप देखेंगे कि ये कब स्थापित हुआ था। When was Planning Commission was established, right? It was established on 15th March 1950। देखिए, यहीं पर मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। जैसे कभी भी आपको जब पूरी डेट आप मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पर पूरी डेट मेंशन करी है, तो उसके आगे हमेशा ऑन लगाना होता है, ठीक है। और इसको अगर आप इन 1950, आपको सिर्फ वर्ष याद है तो वहां पर आपने सिर्फ इन लगाना है। तो ये छोटी मोटी जो टिप्स हैं मैं आपको दूंगा, डोंट वरी, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर स्थापित कब हुआ था? 1950 में, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा आया था। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, देखिए सिंपल सा है। देखिए, 3 तरह की बॉडी होती है, 3 तरह के संस्थान होते हैं, इमेजिन करिए। एक होता है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है डायरेक्ट, जैसे आपका चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग कहां पड़ता है? 324 में। एक होता है आपका स्टैच्यूटरी का मतलब होता है जो कानूनी निकाय होते हैं, कानूनी निकाय जो अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जो अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जैसे उदाहरण मैं ले सकता हूं आरबीआई किस अधिनियम से शक्ति लेता है? 1934 से लेता है, राइट। आरबीआई कहां से शक्ति लेता है? 1934। तो ये हो गया आपका कानूनी, ये संवैधानिक, राइट। और जो नेक्स्ट होता है लास्ट, वो होता है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी।
एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैं एक नई स्लाइड में लिख देते हैं यहां पर। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा बनता है, जैसे कि आपका नीति आयोग। इसका वर्णन ना ही संविधान में होता है, ना ही इसके पीछे कोई अधिनियम होता है, राइट। ये जो मंत्री परिषद होती है उसकी एक सोच होती है, ठीक है, जिससे वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा आता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब जो हमारी सरकार है, जो मंत्री परिषद है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है या जो नीति आयोग है, दोनों में समानता क्या है, दोनों ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा आए हैं, एग्जीक्यूटिव, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आप कहीं पर, जैसे क्योंकि कम समय पे मैं आपको ज्यादा डेटा देना चाहता हूं, तो कभी कोई बात अधूरी आपको लग सकती है, तो आप क्या करिए, जहां पर भी आप कंफ्यूज हुए हैं तो उसको कमेंट कर दीजिए, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपको कंफ्यूजन दूर करने का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप समझ पाए होंगे और आगे देखते हैं। यहां पर जो इसका उद्देश्य है, प्लानिंग कमीशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है कि जो रैपिड और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है देश का, वो किया जाए। किस पैमाने में किया जाए, रैपिड जल्दी भी होना चाहिए और बैलेंस भी होना चाहिए। जल्दी भी होना चाहिए और बैलेंस भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत से कहीं ना कहीं भारत की जो पूंजी थी वो सारी ड्रेन कर दी थी। इसीलिए एक ड्रेन ऑफ वेल्थ करके एक बुक है, एक कॉन्सेप्ट है ना, वो बताया जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, तो हुआ क्या, भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, राइट। तो उस समय क्या कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जाए। यानी कि भारत का जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाया जाए। और कैसे बढ़ाया जाए, रैपिड मतलब जल्दी बढ़ाया जाए। मतलब कोशिश की जाए जितना भी इन्वेस्टमेंट हो सके वो किया जाए, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनसे पैसा लिया जाए ऋण पे, लोन पे, और कहीं ना कहीं भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाए। अब देखिए ये तो हो गया रैपिड, पर बैलेंस का क्या मतलब, बैलेंस का ये मतलब होता है यहां पर कि देखिए अगर आप आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, बहुत फटाफट काम कर रहे हैं, तो आप किस तरफ जाते हैं, पूंजीवाद की तरफ जाते हैं, यानी कि कैपिटलिज्म। पर भारत आपको पता है कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। भारत की उद्देशिका में साफ लिखा है समाजवाद। तो यानी कि कहा यह जा रहा है कि आपने साथ साथ बैलेंस करना है सोसाइटी का भी, यानी कि जो समाज में जो लोग रहते हैं, तो जैसे कि जो समाज में जो लोग रहते हैं उनका भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो एक मौलिक सिद्धांत है वो है समाजवाद। याद रखेंगे, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। तो इसका बैलेंस बना के रखना है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या बात की जा रही है, बैलेंस्ड होना चाहिए जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विकास की सोची जा रही है, समाज की नहीं सोची जा रही है, तो उसको बैलेंस रखना है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना है। तो आगे देखते हैं आगे क्या डेटा है। आगे डेटा है कि इसमें जो इसका जो एक प्रारूप होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, इसमें एक डिप्टी चेयरमैन होगा जो डी फैक्टो होगा। डी फैक्टो मतलब होता है जो असल होता है। जैसे वर्तमान में आप जानते हैं हम राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो किस शब्द का करते हैं, डी ज्योर। और प्रधानमंत्री के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डी फैक्टो, इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो डी ज्योर का मतलब होता है जो एक कानूनी तौर पर मुखिया होता है, जिसके पास कानूनी अधिकार है, यानी कि सिग्नेचर करने की अथॉरिटी है। और डी फैक्टो मतलब होता है, डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविकता में कौन बड़ा है। वैसे तो प्रधानमंत्री बड़ा है ना, तो यहां पर आप देखिए वही बात है, जो डी फैक्टो हेड होगा वो डिप्टी चेयरमैन होगा। असल में जो मुखिया होता था इसका डिप्टी चेयरमैन होता था, परंतु प्राइम मिनिस्टर इनके क्या होते थे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने आप प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाएगा। यानी कि चेयरमैन का जो पद है वो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ये 5 वर्ष के लिए बनाया जाता था, हर 5 वर्ष के लिए, और 12, जैसे प्लानिंग कमीशन 1, प्लानिंग कमीशन 2, ऐसे ये 12 आए, ठीक है, 12 आए। बीच में कुछ गैप थे, ठीक है, बीच में कुछ गैप थे, तो वो जो हम लोग आपके लिए प्लानिंग कमीशन की अलग सी सीरीज है उसमें वो डिटेल देंगे, राइट। तो यहां पर ये याद रखेंगे 12 थे, ये कितने थे, 5 ईयर प्लान कितने, 12।
लास्ट कौन सा था? 12th वाला। और ये कब से कब तक चला? 1951 से 2017 तक। और आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन है इसने काफ़ी अच्छे प्रयास करे हैं, इसमें इसके द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास हुए हैं। यहीं पर मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, जब भी हम कोई पेपर में मीन्स राइटिंग करते हैं तो कोशिश करिएगा कि सरकार की जो है जितनी भी उपलब्धियां हैं उसको मत छोड़िए, राइट। आलोचना ही नहीं करनी है, आलोचना भी करनी है तो वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, यानी कि आपने समाधान भी देना है, परंतु कोशिश ज़्यादा ये करिए कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे कितना फायदा हुआ है, और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, राइट। तो ऑथेंटिक के लिए हम बैठे हैं, आपने बस नोट्स याद कर लेना है, राइट। तो सक्सेस रेट क्या है? जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति जिसे आप कहते हैं, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था इसी की वजह से हुआ था, प्लानिंग कमीशन की वजह से। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? भारत के मैं बता देता हूं, आपके भारत के हैं MS स्वामीनाथन जी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड के कौन थे, राइट। वैसे ही आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन के भी आपने मुझे बताना है कि ये कौन है। चलिए व्हाइट रेवोल्यूशन की मैं बता देता हूं, इनके जो जनक हैं, जो फादर माने जाते हैं, वो वर्गीस कुरियन जी माने जाते हैं, वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है। तो देखिए ये इसकी उपलब्धियां हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुई हैं, मतलब जैसे जो कंपनीज हैं, जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, जहां पर मैनेजमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है, राइट। तो उसमें भी उपलब्धियां मिली हैं, उसमें काफी अच्छा बिजनेस किया है सरकार द्वारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको उपलब्धियां दिख रही हैं, एक बार इसको हटाते हैं। तो यहां पर देखिए ये सारी इसकी उपलब्धियां हैं, राइट। और आगे बताया गया कि प्लानिंग कमीशन को बंद किया गया, हटा दिया, एबॉलिश कर दिया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 2014 को। फिर आपको पता है नई सरकार आ गई है, और जो राजनीति में ऐसा होता है कि इट्स ऑल अबाउट द आइडियोलॉजी। तो ये कांग्रेस की सोच थी, अब कहीं ना कहीं एक नई सरकार आई है, बीजेपी, उसकी अपनी अपनी सोच है, राइट। तो इसीलिए हटा दिया गया है और एक नया संस्थान जोड़ा गया है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है, राइट। अब हम डायरेक्ट आएंगे नीति आयोग पे। तो जो भी डेटा आपको मिल रहा है वो डेटा आपने लिख लेना है, राइट। तो नीति आयोग में क्या है? नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 जनवरी 2015 को, और ये भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है। देखिए समानता है नहीं है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। आगे बढ़ते हैं, इसका मकसद देख लेते हैं, पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, बात अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की करूं, यहां देखेंगे, अगर बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट की करूं, वो तो ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन कर रहा है, राइट। तो ये तो समानता होगी एक तरह की, ठीक है। परंतु यहां पर जोड़ा गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। किसे जोड़ा गया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। अब ये समझते हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, राइट। देखिए 2 शब्दों से बना है, कोऑपरेटिव प्लस फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं संघवाद। हम क्या कहते हैं? संघवाद। संघवाद का क्या मतलब है? फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। देखिए अगर लोकतंत्र में संघवाद जीवित नहीं होगा तो लोकतंत्र भी जीवित नहीं होगा, क्योंकि संघवाद का जो विपरीत शब्द है, जो अपोजिट वर्ड है, वो क्या है? एकलवाद, यानी कि सारी शक्ति एक के पास चले जाए। और जब सारी शक्ति एक के पास चली जाएगी तो वो तो तानाशाही लेके आ जाएगा, लोकतंत्र कहां जीवित रहेगा, राइट। इसीलिए लोकतंत्र में जो आपका संघवाद है, जो फेडरलिज्म का जो सिद्धांत है, वो होना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए देखिए संघवाद क्या है? शक्तियों का विभाजन। तो जैसे कि इसका एक उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे आपका शेड्यूल 7 होता है, अनुसूची 7 होती है, अनुसूची 7 है ना, यहाँ पर केंद्र कानून बनाते हैं, यहाँ पर राज्य कानून बनाते हैं, और कहीं कहीं पर जो हमारी समवर्ती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसमें केंद्र और राज्य मिलके कानून बनाते हैं, राइट। तो देखिए ये फेडरलिज्म आप समझे होंगे। एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप फेडरलिज्म को समझे होंगे। तो यहां पर बात की है कि कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव मतलब होता है आपस में मिलके चलना, यानी कि यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो राज्य है और जो केंद्र है वो मिलके चले। तो यानी कि क्या प्लानिंग कमीशन में कुछ दिक्कतें थी? बिल्कुल थी। देखिए मैं फैक्ट्स दे रहा हूं आपको, याद रखिएगा। देखिए ऐसा था कि एक होता था, अगर आप आर्टिकल 280 में जाएंगे, अनुच्छेद 280 में जाएंगे, तो वहां पर होता है फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग। और वित्त आयोग की ये जिम्मेदारी है कि जैसे जो कर आता है, जितना भी जो टैक्सेस मिलता है, टैक्सेस से जितना भी पैसा मिलता है, वो किस अनुपात में बटेगा केंद्र और राज्य के बीच, वो तय करता था वित्त आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बनाया गया, प्लानिंग कमीशन को इसलिए बनाया गया था कि हमारा
उद्देश्य क्या होगा, हमने किस चीज में ज्यादा काम करना है, जैसे इंडस्ट्री में ज्यादा काम करना है, खेती में काम करना है, इस तरह का काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का। पर देखा ये गया कि प्लानिंग कमीशन ने जो हमारा वित्त आयोग है, जो एक संवैधानिक निकाय है, फाइनेंस कमीशन को ही बाईपास कर दिया प्लानिंग कमीशन ने। आगे चल के ये देखा गया प्लानिंग जो काम फाइनेंस कमीशन का था, कितना पैसा किसको दिया जाए, वो प्लानिंग कमीशन करने लग गया। अब इमेजिन करिए, और प्लानिंग कमीशन कहीं ना कहीं हमेशा केंद्र की बात, केंद्र ने जो सोचा है उसको आगे राज्यों तक पहुंचाया जाता था। यानी कि केंद्र सोचता है कि अगर खेती में ज्यादा ध्यान देना है, एग्रीकल्चर में, तो फिर वो खेती में ही देना है। अगर केंद्र चाह रहा है कि इंडस्ट्री में ज्यादा ध्यान देना है, तो वो इंडस्ट्री में ही जाएगा पैसा। तो देखिए, आप अगर जिस इलाके में रहते हैं, नीति मैं बनाऊं तो वो नीति सक्सेसफुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। मानते हैं आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है, पर कानून मैं बना रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने पता चला कुछ खेती के लिए काम बना दिया। अब आपके वहां ऑलरेडी पानी की समस्या है, तो खेती में कौन घुसेगा? बिना पानी के तो खेती हो नहीं सकती, राइट? तो प्लानिंग कमीशन की ये कुछ कमियां थी, कहीं ना कहीं उसमें एकलवाद दिख रहा था, राज्यों का हस्तक्षेप था ही नहीं, राज्य एक नौकर की तरह डील करते थे, राइट? तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये समस्या देखी गई और ये सिद्धांत लेके आए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, एक बार मैं यहां बता देता हूं आपको। मानते हैं ये है आपका केंद्र, सेंटर, और यहां पर एक राज्य उठा लेते हैं हरियाणा, यहां पर उठा लेते हैं उत्तराखंड, राइट? तो अब क्या होगा कि रिपोर्ट जो जाएगी वो ग्राउंड लेवल से जाएगी। जैसे हरियाणा की, ये जो भी समझा रहा हूं ये एक काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है। मानते हैं हरियाणा में जो समस्या है कि इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री कम है। अब इंडस्ट्री ना होने के कारण क्या हो रहा है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कमजोर पड़ रहा है। और वहीं उत्तराखंड में अगर बात की जाए, यहां पर मानते हैं कमी है पानी की, वाटर की। अब वाटर की कमी है तो खेती भी नहीं होगी। तो देखिए, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग समस्या है। तो ये रिपोर्ट नीचे से जाएगी, यानी कि हरियाणा अपनी रिपोर्ट देगा कि यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लानी चाहिए, और यूके जो है, उत्तराखंड जो है, वो अपनी रिपोर्ट देगा कि हमें पानी की कमी है, राइट? तो उस हिसाब से केंद्र फिर प्लानिंग करेगा, यानी कि रिपोर्ट गई नीचे से और केंद्र उसमें काम करता है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि केंद्र नंबर 1 और राज्य जो है नंबर 2 आपस में मिलके काम कर रहे हैं। तो ये हो गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मिलके काम कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव, और फेडरलिज्म मतलब अपने अपने लेवल पे जो अपने अपने विषय हैं वो रख रहे हैं, अपने अपने विषय पे उनको शक्ति दे रखी है। जैसे केंद्र ने शक्ति दे रखी है कि आप अपने लेवल पे काम देखो, तो ये हो गया फेडरलिज्म। तो आप समझ पाए होंगे, जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं देखा जा रहा था। ओके, तो ये एक कमी है। तो यहीं से आपको क्या समझ में आया, जो देखिए इसको एक बार यहां समझ लेते हैं। जो आपका प्लानिंग कमीशन है, पीसी मतलब प्लानिंग कमीशन, और यहां पर एन मतलब नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन में जो अप्रोच अपनाई जा रही थी, जो ज्यादातर जो नियम बन रहे थे, वो बन रहे थे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं इसे, टॉप डाउन। यानी कि ऊपर वाले बनाते थे, टॉप मतलब केंद्र, और नीचे इंप्लीमेंट किया जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था। और जो नीति आयोग के लिए कहा जाता है डाउन टू टॉप। मतलब नीति आयोग में क्या है, नीचे से रिपोर्ट आ रही है, नीचे से इनिशिएट हो रहा है, फिर जाके काम हो रहा है। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, ऊपर से इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये डिफरेंस है इसका। तो ये हमारा हो गया है, ये भी हो गया है। और यहां पर जो स्ट्रक्चर है इसका आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो मुखिया है वो सीईओ है, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो नीति आयोग को हेड करते हैं, और जो एक्स ऑफिशियो है ये है प्राइम मिनिस्टर। वही बात है, प्लानिंग कमीशन में भी एक्स ऑफिशियो जो थे वो प्रधानमंत्री साहब थे, और नीति आयोग में भी जो एक्स ऑफिशियो है वो कौन है, प्रधानमंत्री। बस डिफरेंस ये है कि जो नीति आयोग के जो मुखिया है वो सीईओ है। अब सीईओ से क्या फर्क पड़ा, देखिए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव, एक सेकेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब देखिए, जो मेन होगा, जो मेन लागू कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा, वो होगा, वो अब बार बार प्रधानमंत्री के पास बात नहीं जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, सीईओ की। सीईओ जो है, जो भी पैसा आ रहा है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी जिम्मेदारी होगी सीईओ की। तो एक तरह से देखा जाए तो सीईओ बनने से जिम्मेदारी जो पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सर पे आती थी प्लानिंग कमीशन में, अब वो कहीं ना कहीं किसके पास आ रही है, सीईओ। यानी कि प्रधानमंत्री कुछ और काम भी देख सकते हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे कि सीईओ है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको एक डिफरेंस बता रखा। अब देखिए, ये जो मैंने जो भी बताया आपको, इसमें इंट्रो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ डेटा, जैसे प्लानिंग कमीशन कब स्थापित हुआ, नीति आयोग कब स्थापित हुआ, इस तरह से, राइट? प्लानिंग कमीशन
टोटल कितने थे, 12 थे, है ना, 5-5 वर्ष में काम करते थे। इस तरह से आपने इंट्रो में इस्तेमाल करना है। फिर जो बॉडी मैंने आपको बताई, बॉडी में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने बताया इस तरह से है, तो ये डेटा आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के उद्देश्य की जो भिन्नताएं हैं, जो डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव दोनों के, वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं एक ही स्लाइड में, देखेंगे आप। दोनों का क्या है, प्रमोट रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसका काम था केवल कि भैया जल्दी और कहीं ना कहीं बैलेंस तरीके से पूंजीवाद और समाजवाद को देखते हुए आगे बढ़ना है। परंतु देखा ये जा रहा था कि समाजवाद को तो देखा ही नहीं जा रहा था, ज्यादा जोर किस पे दिया जा रहा था, पूंजीवाद पे, और कहीं ना कहीं इसमें तानाशाही चल रही थी। क्यों, फेडरलिज्म तो रखा ही नहीं जा रहा, जो भी कर रहा है केंद्र कर रहा है, राज्यों को मानना ही पड़ रहा है। और यहां पर क्या पर्पस था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि हमें प्लानिंग कमीशन में नहीं दिखता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं दिखता है। बाकी इकोनॉमिक, क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो एक ही है कि विकास करना, राइट। तो यहां से आपको एक डिफरेंस मिल रहा है, एक टॉप डाउन अप्रोच जो मैंने बताई थी, नीति आयोग क्या करता है, बॉटम टू टॉप, प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम, और यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में ये डेटा आप तक पहुंचा है, और ये डेटा से आप एक खूबसूरत सी मीन्स राइटिंग करेंगे। और जो कल का जो क्वेश्चन है, वो जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपके समक्ष है कि वो है डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या यह एक है? ऑब्वियसली बात है, एक तो नहीं होगा, दोनों डिफरेंट है। और इंडिया के हिसाब से आपने समझाना है, ऐसा नहीं कि आपने अमेरिका पकड़ लिया है। भारत में इनकी क्या भूमिका है, क्या भारत में ये दोनों सिद्धांत हैं या एक ही है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले, और सरप्राइज भी मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आप देख लीजिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। आपको पता है आपके 3 पेपर होने हैं, और उसमें से पर टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, 10 टेस्ट मिलेंगे, यानी कि टोटल 30 टेस्ट हो गए हैं। और इंडिविजुअली अगर आप इसे परचेस करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 2999 ओनली, और अगर आप कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999। और पर्सनली आई एम सेइंग कि आपने इसको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी हैं, लाइक गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर जो 1 to 8 है, जिसमें गोयला क्लासेस मोनोपोली रख रहा है, क्योंकि इसमें हमारे अलावा कोई नहीं पढ़ा रहा है, राइट। तो इसमें आपको डिस्कशन मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा, राइट। और दूसरा है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो बनाया गया है एक्सपर्ट टीम द्वारा, राइट। तो इसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और एक और हमारा जो आप लोगों के लिए पैकेज है, वो है प्रीमियम लेक्चर्स का विद स्टडी मटेरियल, एंड इट विल कॉस्ट यू ओनली 2999। और जैसा कि आज लास्ट डेट है, तो मुझे उम्मीद है जिसने नहीं भरा है फॉर्म वो भर लेंगे, आज 28 है, और विद इन 2 और 3 मंथ ये पेपर हो जाएगा आपका। और आप जानते हैं ये 10 सालों के बाद अब पेपर आ रहा है। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, देख पा रहे होंगे आप, इसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये आपकी जो तैयारी है उसमें आपकी काफ़ी सपोर्ट करेगा आपको, राइट। तो देखिए, जो मैं बता रहा था आपको कि हम जिस हिसाब से हमें रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है हमें, क्योंकि जो हम एफर्ट करते हैं, हमारी टेक्निकल टीम एफर्ट करती है, उसके बाद जो आप लोग हमें सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से अब हम एक मीन्स राइटिंग की एक और सीरीज लाएंगे। ये तो चलती रहेगी, डरिए मत, मीन्स राइटिंग चलती रहेगी, पर एक और हम जो सीरीज ला रहे हैं उसमें हम एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है वो एडवेंट ऑफ यूरोप से शुरू होती है, तो हम पर्टिकुलर एक सीरीज में चलेंगे, और उसमें से हर चैप्टर से एक मीन्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, जिससे कि सिलेबस से कहीं से भी अगर आपसे प्रश्न आए तो आपके कोई भी प्रश्न छूटे ही ना। और टेस्ट सीरीज से भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मोर देन 500 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ट्रस्ट मी, मोर देन, ज्यादा कितना होगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।